दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 12th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम स्फेरिकल कैपेसिटर की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो चलिए उस प्रॉब्लम को एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ और नई सिचुएशंस को समझेंगे। जरा देखिए, प्रॉब्लम कुछ इस तरह की थी कि हमने एक ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर ले रखा था, मतलब एक ऐसे दो शेल थी हमारे पास, स्फेरिकल शेल थी जिसकी इनर रेडियस जो है वो मान लीजिए आर आई है और आउटर रेडियस जो है वो आर नोट है। आर आई की वैल्यू चलिए मैं दे देता हूं ए एंड आर नोट की वैल्यू जो है वो बी दे देता हूं। वैसे मुझे ए एंड बी ही लिख देना चाहिए था, बट एनीवे, तो ऐसा कुछ हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है और हमने क्या किया है, हमने ऐसे हेमिस्फीयर रीजन निकाल लिया। ये नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है इसमें अलग डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है। ये जो एप्सिलॉन 1 है ये क्या है बताओ, ये है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 और इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 2 जो है वो है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2। ये मेरे पास एप्सिलॉन 2 है ऊपर वाले मटेरियल की परमिटिविटी, ठीक है। और ये कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हुई है हमारे पास, कंडक्टिंग शेल है। आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस निकालना है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने निकाल लिया होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं निकाला तो आप जरा समझ लीजिएगा। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनके अंदर अगर मैं इसके ऊपर चार्जेस दे दूं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं। भाई एक तरफ V0 अप्लाई कर दो और एक तरफ ग्राउंड कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V0 का अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 3 आपको क्या बताना है, नंबर 3 आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब अगर एक के ऊपर चार्ज इस साइड पे Q1 चार्ज है तो उस साइड पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, मतलब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको कमेंट करना है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। तो जरा देखिए इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो बिल्कुल थ्योरेटिकल एनालिसिस है जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था, उसमें हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिया था, ठीक है। यहाँ पे खैर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तो नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो वही, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है। तो उस तरीके से आप अप्लाई करो, पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस करो। एक है शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है, आप जो है आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में कनेक्ट होंगे कि सीरीज में कनेक्ट होंगे। जैसे कि सबसे पहले शॉर्टकट देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एक ही पोटेंशियल पे होगा। मैं इसको V0 पोटेंशियल पे मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये एक कैपेसिटर बनेगा भाई। ये जो हिस्सा है ये आपका C1 बन जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये हमारा कैपेसिटेंस आएगा C1। और ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं इनको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देता हूं, ठीक है। जरा देखिए यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके ये वाली जो साइड है ये एक कैपेसिटेंस बनाएगी जिसको मैं C2 बोलूंगा, ठीक है। ये बनेगा मेरा C2। और आप देख सकते हो कि इसकी जो ये वाली इनर कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल सरफेस है ये, और इसका जो इनर हेमिस्फेरिकल सरफेस है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है और आउटर जो है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि दो कैपेसिटर, दोनों की जो प्लेट्स हैं, ये अंदर वाली प्लेट और इसके अंदर वाली प्लेट वो सेम पोटेंशियल पे है और आउटर प्लेट जो है और इसके आउटर प्लेट वो सेम पोटेंशियल पे। तो इनको मैं क्या कर सकता हूं, इनको मैं पैरेलल में ले सकता हूं। C1 एंड C2 जो है मैं इनको पैरेलल में ले सकता हूं, मैं इनको इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह से मैं इनका कनेक्शन इमेजिन कर सकता हूं। C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू के लिए आप मुझे बताओ, पूरा अगर ये हेमिस्फीयर होता तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता। उसका जो कैपेसिटेंस होता वो होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 अपॉन RI माइनस 1 अपॉन R नोट। ये जो है ये कैपेसिटेंस होता अगर ये पूरा हेमिस्फेरिकल कैपेसिटर की अगर मैं बात करता, पूरा स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करता तो ये होता। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये पूरा स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, हेमिस्फेरिकल कैपेसिटर है। ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। तो इसमें क्या करोगे बताओ जरा। इसको फिर आपको क्या लेना होगा, इसको फिर आपको हाफ लेना होगा, इसको हाफ करना होगा। इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या बनेगा, वो आपका 2 पाई एप्सिलॉन बनेगा। और नीचे वाले का अगर C1 निकाल रहे हो तो एप्सिलॉन 1 लिखो। C1 अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 1। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने,
उसका भी जरा देखते हैं कारण, 1/a माइनस 1/b, ये बनेगा मेरे पास C1। सवाल ये है कि ऐसा क्यों, इसको हाफ क्यों किया आपने? तो जरा देखिए, अगर मैं दोनों में सेम ही मटेरियल ले लूं, 1 मिनट के लिए जरा देखते हैं, पूरे को एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लेते हैं, अंदर सब में यूनिफॉर्म मटेरियल है, सेम मटेरियल है, या वैक्यूम मान लो, इसमें एप्सिलॉन नॉट है पूरे में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/Ri माइनस 1/R0। ये जो है ये पूरे का कैपेसिटेंस आएगा इसका, इन दोनों सरफेसेस के बीच में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ रहा हूं, इधर भी एप्सिलॉन नॉट है, इधर भी एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर क्या बनेंगे बताओ? दो कैपेसिटर बन गए ना। ये पहले तो पूरा कैपेसिटर था, अब दो कैपेसिटर बन गए, एक नीचे वाला और ये इनके बीच का एक कैपेसिटर आ गया, और एक ऊपर वालों का कैपेसिटर आ गया, दोनों पैरेलल में है। तो अगर दोनों पैरेलल में है और दोनों के बीच सेम मटेरियल है तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको C1 ले रहा हूं तो ये भी आपका C1 बन जाएगा, और दोनों पैरेलल में है अब C1 एंड ये भी C1। तो अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा 2C1, और 2C1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? इसके पूरे स्फेरिकल कैपेसिटर के बराबर होनी चाहिए। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 की वैल्यू हाफ ऑफ C हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाला जो कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो पूरे का जो कैपेसिटेंस होता उसका हाफ कर दो। अब यहां पे आइए, मुझे इस नीचे वाले का कैपेसिटेंस चाहिए, तो एक बार पूरे को एक ही स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो जिसके अंदर परमिटिविटी हर जगह मटेरियल की क्या है? एप्सिलॉन 1 है। तो पूरे का जो कैपेसिटेंस होता वो ये होता 4 पाई एप्सिलॉन 1/Ri माइनस 1/R0। लेकिन मुझे तो केवल आधे का निकालना है, तो इसका फिर हाफ कर दो। तो इसका मतलब C1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? C1 की वैल्यू आएगी, यहां पे जो C1 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? वो आएगी 2 पाई एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई 1/Ri माइनस 1/R0। ये इसका कैपेसिटेंस होगा यहां से लेके यहां तक का। फिर आ जाए ऊपर वाले का क्या हो जाएगा बताओ जरा? ऊपर वाले का हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 2 1/Ri माइनस 1/R0, ये हो जाएगा। और दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों का आप ऐड कर दो, तो C इक्विवेलेंट जो आपको देखने को मिलेगा कम्स आउट टू बी 2 पाई डिवाइड बाई 1/A माइनस 1/B, ये कॉमन आ गया, और अंदर क्या आ गया दोस्तों? वो आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इस तरह से आप कैपेसिटेंस को निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो है ये आसान तरीका है, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस की यूज करना होता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है, और उससे आप ये सोल्व कर सकते हो। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनके बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, आपको पूरा थ्योरी वाले तरीके में जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे सोल्व करेंगे? जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये समझिए, पहली बात तो चार्ज होना जरूरी है सरफेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सरफेस पे चार्ज होना जरूरी है। दूसरा, आपको या पोटेंशियल डिफरेंस पता हो या चार्ज पता हो, ये दोनों चीजें होना जरूरी है, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। इस डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं मैं, कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये हम कैसे देखें? तो उसके लिए अगर मुझे सरफेस के ऊपर चार्ज पता चल जाए कि भी ये σ1 कितना है और ये σ2 कितना है, अगर ये पता चल जाए ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। भाई अगर इसके ऊपर σ1 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की जो वैल्यू आएगी इस जोन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड आएंगे, भाई ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले को मैं हायर पोटेंशियल मान रहा हूं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी दोनों रीजन में। सवाल यह कि सेम क्यों होगी? क्योंकि अगर इस इंटरफेस पे देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरफेस के जस्ट नीचे और इस इंटरफेस के जस्ट ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरफेस के टेंजेंशियल है, और हमने बाउंड्री कंडीशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? बराबर होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां पे क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडियम में सेम आएगी। तो इसलिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो E1 बनेगी और यहां पे जो E2 बनेगी वो दोनों बराबर आएंगे यहां पे। तो क्या आप इस मॉडल से E1 एंड E2 की वैल्यू निकाल सकते हो? अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो कर सकते हो। आप कैसे करोगे जरा देखिए। अगर मैं यहां पे E1 और E2 की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे क्या बनेगी? यहां से अगर आप देखोगे तो बनेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 1, और यहां से अगर आप देखोगे सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 2, ये बनेगी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब प्रॉब्लम ये है मुझे सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं पता, तो हमें या तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना चाहिए। अब निकालें कैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 को? उसके लिए एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे मुझे C इक्विवेलेंट पता है, मैं इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं V0 का। भाई चार्ज भी तो कहीं से आया होगा,
तो चार्ज है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर वी नोट होगा तो इधर भी वी नोट होगा, दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, दोनों के अक्रॉस सेम रहती है। तो अगर मैं मान लूं कि भाई इन इधर वी नोट है और इधर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट हो गया। तो टोटल चार्ज जो बनेगा Q जो आएगा, Q नेट जो टोटल नेट आएगा वो आएगा C इक्वलेंट इंटू वी नॉट। वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, C इक्वलेंट हमने निकाल ही लिया है। तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा 2 पाई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b। ठीक है भाई, ये मेरे पास C इक्वलेंट हो गया, इंटू वी नोट कर दो आप, इंटू वी नोट। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ये मेरे पास नेट चार्ज आ गया है, ये मेरे पास नेट चार्ज है। और ये नेट चार्ज कहां पे है, दोनों को मिला के, इसका और इसको मिला के नेट चार्ज आया है। अब सवाल यहां पे ये है कि ठीक है नेट चार्ज ये आ गया, अब इस नेट चार्ज में सिग्मा 1 कितना है और सिग्मा 2 क्या है, उसके लिए मुझे Q1 एंड Q2 निकालना पड़ेगा। Q1 कितना है और Q2 कितना है, उसी से तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा। और दूसरा आपने ये गलत लिख दिया, ये गलत क्यों लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा सोचिए, दिस इज रॉन्ग। ये तो ठीक है बट ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी, ये कोई पैरेलल प्लेट थोड़ी ना है, असल में तो ऐसे है ना यार, इस तरह का है ना, तो इसलिए ये पैरेलल प्लेट नहीं है भाई। तो आप पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो, तो ये गलत कर दिया, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, एनीवे तो जरा देखिए मैंने क्या बोला, ये टोटल चार्ज आएगा प्लेट्स के ऊपर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट का है तो ये टोटल चार्ज होगा। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। अगर ये चार्जेस पता चल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये कैसे निकालें कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, वो इस डायग्राम से निकालिए। हमें C1 C2 पता है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोल दिया कि V नोट है, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसके सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इसकी इनर प्लेट पे, वो आएगा C1 इंटू वी नॉट। और Q2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी C2 इंटू वी नॉट, ठीक है। और C1 की वैल्यू अपने को पता है, C2 की वैल्यू पता है, तो आप बताइए इस यहां पे जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा इधर वाले चार्ज से, ठीक है। तो चार्जेस की वैल्यू आप बता सकते हो, तो बताओ ये जो Q1 की वैल्यू आएगी, Q1 कम्स आउट टू बी, बताइए क्या बनेगा, C1 की वैल्यू आएगी 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू वी नॉट डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b, ये बन जाएगा Q1। और Q2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों बताइए, 2 पाई एप्सिलॉन 2 वी नॉट डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b, ये बन जाएगा मेरे पास Q2, ठीक है। तो एक Q1 आ गया और एक Q2 आ गया मेरे पास। तो आप देख सकते हो चार्जेस जो है वो डिफरेंट है, चार्जेस जो है सेम नहीं है, ठीक है, चार्जेस आपके सेम नहीं है। टोटल चार्ज जो है वो ये आएगा, दोनों का सम कर दोगे तो ये आ जाएगा भाई। तो यहां तक ये भी सही है, तो इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। बस एक चीज रह गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो आप इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए। कहीं आप बोलोगे सर Q1 से हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया अलग अलग है ना भाई, इस प्लेट का एरिया अलग है, इस प्लेट का एरिया अलग है, तो ऐसा एरिया से आप कैसे देख लोगे, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम कैसे करेंगे फिर इसको, ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें, तो जरा सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझ ना आए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की निकालना, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बेसिक रूल पे चलोगे भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टली आप निकाल पाओगे। तो आपको फिर बेसिक रूल लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बेसिक रूल मतलब गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। जरा देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है इस डायग्राम से आप बहुत कुछ सोल्व कर सकते हो। आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। आप चार्जेस के बारे में बता सकते हो कि किस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज, किस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो भी आप बता सकते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में V नोट है तो ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो कैसे करोगे, जरा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो कैसे करेंगे उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉसेस लॉ से हम उसको कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली आपको बेसिक रूल पे तो आना ही पड़ेगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि अगर मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लूं, इस जगह पे गॉसियन सरफेस ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि क्लोज्ड इंटीग्रल d डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना होगा, C इक्वलेंट इंटू V नॉट, ये बनेगा भाई, ठीक है। और C इक्वलेंट हमारे पास आ ही रखा है, ठीक है भाई। अब d डॉट ds कैसे करें, d जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही रेडियली आउटवर्ड है और दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं d की वैल्यू यहां पे निकालूं इस हिस्से में, क्योंकि देखो यहां से लेके
और यहां तक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी ε1 E1। इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ε1 परमिटिविटी होगी इंटू E1, ठीक है। इंटू में क्या कर दो 2 पाई r², ये एरिया हो गया, ठीक है। ये तो इधर का डी डॉट ds निकाल दिया। अब आइए दूसरे रीजन में, ऊपर वाले रीजन में, क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रल निकालना है ना अपने को। तो अब आइए दूसरे में आएगा E2 ε2 इंटू E2, और E2 तो E1 के बराबर ही है भाई, ठीक है, इंटू 2 पाई r² इज इक्वल टू V0 इंटू C इक्वलेंट, और C इक्वलेंट बन जाएगा 2 पाई ε1 प्लस ε2 डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b। सही है जी, इस तरह से आ गया। तो यहां से आप E1 निकाल सकते हो। E1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, E1 बन जाएगा 2 पाई V0 ε1 प्लस ε2 1/a माइनस 1/b, और नीचे क्या आ जाएगा जरा बताइए। नीचे E1 तो हमने कॉमन ले लिया ना दोनों से, तो आ जाएगा 2 पाई r² इंटू ε1 प्लस ε2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भाई, ठीक है। अब जरा देखो ε1 ε2 कट गया, 2 पाई से हमारा 2 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी V0 अपॉन 1/a माइनस 1/b, और यहां पे आ गया r²। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और हर जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी हर जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ना, ठीक है। ये आएगी और रेडियली आउटवर्ड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। उसके लिए आप देखो बेसिक गॉस लॉ पे जाना पड़ा आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। बाकी सारी कहानी जो थी वो आप बेसिक डायग्राम से भी कर सकते थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे, बट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो फिर आपको बिल्कुल बेसिक रूल पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आपको ये सारे कहानी भी बेसिक रूल से निकल आती। कैपेसिटेंस को अगर निकालना होता तो बेसिक रूल से कैपेसिटेंस भी निकाल सकते थे। कैसे, जरा देखो, आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो V0 है, हमें चार्ज चाहिए। अब टोटल चार्ज कैसे निकालें, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, क्योंकि अपने पास अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो बेसिक रूल से C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, बेसिक रूल से C इक्विवेलेंट बनेगा Q/V0। Q माने टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कैसे निकालें, टोटल चार्ज के लिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा ले सकते हो, E डॉट ds करके, और आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है ना। उससे C इक्विवेलेंट आ जाएगा ना हमारे पास, तो उससे भी आप C इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपने पहले डायरेक्टली कैलकुलेट किया है वो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फिर इसके ऊपर टोटल सरफेस चार्ज निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब टोटल सरफेस चार्ज कैसे निकालोगे भाई, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो टोटल सरफेस चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अगर हमें देखना हो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब बताओ टोटल चार्ज अगर आपने को निकालना होगा तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, इससे डी डॉट ds, इसको आप बोलोगे Q एनक्लोज्ड। तो एनक्लोज चार्ज कैसे निकालोगे जरा देखो, D की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। E की वैल्यू अगर ये है, हर रीजन में E की वैल्यू अगर ये है, तो यहां से इस जोन में D1 आ जाएगा, इस जोन में D2 आ जाएगा। तो जरा देखो, अगर मैं चार्ज एनक्लोज्ड निकालूंगा, Q एनक्लोज्ड, कितना एनक्लोज्ड हुआ इस गॉसियन सरफेस में, तो वो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन D1। सबसे पहले इस जोन में देखते हैं D1 की वैल्यू आएगी ε1 इंटू E, ε1 इंटू E, ये आ गया भाई, इंटू एरिया। इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा, अगर मैं स्मॉल एरिया लिख लूं और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, या डायरेक्ट आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई r² आ जाएगा, सॉरी 2 पाई r² आ जाएगा। तो ये तो इस हिस्से में चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। फिर आइए ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में कितना आएगा, V0 इंटू ε2 डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b इंटू r²। ये तो D2 हो गया, और इंटू ये एरिया और कर दो, एरिया हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है भाई, r रेडियस पे देख रहे हो ना। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड आ गया मेरे पास। अब जरा देखो, ये r² से r² कट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको जोड़ दोगे तो आपके पास जो चार्ज एनक्लोज्ड आएगा वो आएगा V0 2 पाई इंटू V0 ε1 प्लस ε2 डिवाइड बाई 1/a माइनस 1/b, ठीक है। आई थिंक ये आएगा भाई चार्ज एनक्लोज्ड,
तो Q एनक्लोज्ड आ गया और V नोट आ गया, इसको V नोट से डिवाइड कर दो बस, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक, तो बेसिक रूल से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है तो उससे फिर आप D निकाल के, D1 D2 निकाल के चार्ज एनक्लोज निकाल सकते हो गॉस लॉ से, और चार्ज एनक्लोज निकालने के बाद आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। दूसरा, आप Q1 Q2 भी निकाल सकते हो, इधर कितना 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 चार्ज होगा Q1, इधर कितना चार्ज होगा Q2, वो भी आप बेसिक रूल से आप सोल्व कर सकते हो। वैसे Q1 Q2 हमने डायरेक्ट कैपेसिटेंस से भी निकाला है, क्योंकि अपने पास C1 C2 आ गया था, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V नोट मान लिया इनके बीच में, तो आप सीधा सीधा Q1 की वैल्यू Q इज इक्वल टू C1 इंटू V नोट करके Q1 निकाल सकते हो और C2 इंटू V नोट करके Q2 निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, एंड आई होप आपने ये सोल्व कर ली होगी। नेक्स्ट, अब जरा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में ही मैं आपको थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन दे देता, जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलता कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने इसमें अरेंज किए हुए हैं, जरा देखिए किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, उनको एक बार जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी इनर रेडियस Ri और ये है मेरी आउटर रेडियस। ठीक है, और मान लीजिए ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से अंदर वाली रेडियस से कुछ बीच तक एक अलग मटेरियल डाल रहा हूं। यहां से लेके यहां तक आपकी परमिटिविटी है ε1, और बाहर वाले में जो परमिटिविटी है वो है ε2। मतलब ये इनर रेडियस से बीच वाले तक, इस रेडियस को चलो मैं इनर को A मान लेता हूं, आउटर को B मान लेता हूं, और यहां तक जो रेडियस है उसको मैं C मान लेता हूं। ठीक है, C या D मान लो, चलो D डिस्टेंस मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि C माने कैपेसिटेंस हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए आपको दे दिया है और आपसे पूछा है बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर मैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं। तो मतलब इसको अगर मैं ग्राउंड कर दूं और इसको अगर मैं V नॉट पोटेंशियल पे ले लूं, तो आपको बताना है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अलग अलग जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दूसरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, और चार्जेस क्या आएंगे, इनर प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज क्या आएगा। तो इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है वो अलग तरह से रखे गए हैं। इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है वो आपका पिछले बार वाले केस से डिफरेंट है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल वैसे ही आप बेसिक रूल या बेसिक आइडिया से भी आप इसको सोच सकते हो। जरा देखिए, अगर मैं सिंपल एक ट्रिक लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी, तो ये जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है ना, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, एक कांस्टेंट R पे है ना। तो आप इसको एक कंडक्टिंग शीट की तरह ले सकते हो और आप कह सकते हो कि मेरे पास यहां पे दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अंदर वाले को मैं C1 बोल देता हूं और बाहर वाले को C2 बोल देता हूं। तो आप ये कह सकते हो, इसको मैं मॉडल कर सकता हूं कुछ इस तरह से, अंदर वाले को C1 और बैक टू बैक फिर C2 लग गया है सीरीज में। और C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 मतलब अंदर वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे स्फीयर पे है, 4 पाई एप्सिलॉन 1 बोलिए, 4 पाई एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई 1 बाई Ri 1 बाई A माइनस 1 बाई D, 1 बाई D। ठीक है, ये बन जाएगा C1। और C2 क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई 1 बाई D माइनस 1 बाई B, ये बन जाएगा मेरा C2। तो एक बार C1 आ गया और C2 आ गया, उसके बाद मैं C इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, और C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये मेरे पास जो आएगा ये मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दोस्तों। इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, तो यहां तक कहानी बड़ी सिंपल थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर भी हुई है, समझ भी आई आपको। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो मैं इसको बेसिक तरीके से भी कर सकता हूं। और बेसिक तरीका क्यों जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, उसके लिए बेसिक तरीका जरूरी है। ठीक है, ये तरीका जो डायरेक्ट आपने लगाया कैपेसिटेंस तक ठीक है, या चार्जेस भी निकाल सकते हो आप इससे, कि भाई अगर मैं बोलूं कि बताओ इस इनर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा जिसके ऊपर पोटेंशियल आपने
वी नोट लगा रखा है, तो अगर मैं देखूं तो इनर कैपेसिटर C1 के ऊपर वी नोट लगा हुआ ना भाई, तो यहां पे मुझे वी नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये है मेरा वी नोट, इधर मेरा वी नोट है, इस पे मैंने वी नोट लगाया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस इनर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहां पे कितना चार्ज आएगा, भाई देखो ना C1 वाली साइड वी नोट है ना, C1 की ये जो प्लेट है ये वी नोट पे है, फिर ये कॉमन प्लेट आ गई बीच में, और फिर आउटर प्लेट जो है वो 0 वोल्ट पे C2 के। अब मुझे बताना है कि ये चार्ज कितना होगा, अंदर वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। जितना इस प्लेट के ऊपर चार्ज होगा इसको मैं Q1 मान लेता हूं, तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव आएगा -Q1, और उतना ही प्लस यहां पे आएगा Q1, और उतना ही फिर नेगेटिव यहां पे आएगा Q1। ठीक है, तो अब ये Q1 कैसे कैलकुलेट करें भाई, प्लेट के ऊपर कैसे हम चार्ज कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक काम करते हैं, ये वोल्टेज निकाल लेते हैं पहले। इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, V1 इज इक्वल टू Q1/C1, ये बन जाएगा। एंड V2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, वो बन जाएगा Q1/C2, इसके ऊपर भी चार्ज Q1 ही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई और इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी यहां पे। सही बात है भैया, आप सोचे ना, ये मेरे पास V2 है और ये मेरे पास V1 है, तो अगर मैं इधर से इधर देखता हूं तो माइनस से प्लस जब चलते हो तो वोल्टेज राइज हो जाती है। कितनी राइज हो रही है, माइनस से प्लस अगर मैं जंप करूंगा तो यहां पे 0 मानता हूं तो यहां पे V0 होती है पोटेंशियल। अगर यहां पे 0 है तो यहां पे V0 पोटेंशियल है, और वैसे भी आपको V0 दे रखा है। लेकिन अगर आप इधर से चलते हो तो इधर जब आप माइनस से प्लस चलोगे तो वोल्टेज फिर से आपकी राइज होगी। यहां पे तो 0 वोल्ट थी, तो 0 से जब आप इधर से इधर आए तो यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस था, इसका मतलब वोल्टेज जंप कर रही है। ये 0 पे है तो ये कितने पे हो जाएगा, ये V2 पे हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि ये इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 आ गई ना भाई। तो इसका मतलब ये माइनस से प्लस जंप करोगे तो यहां की वोल्टेज आएगी V2, और फिर से आपको माइनस से प्लस जंप करना है तो इसका मतलब V1 और ऐड हो जाएगा। माइनस से प्लस चलोगे तो वोल्टेज फर्दर राइज होगी आपकी, कितनी राइज जाएगी, V2, और उसमें V1 और ऐड कर दो तो यहां की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, फिर V1 प्लस V2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब V1 प्लस V2 हैज टू बी इक्वल टू V0। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो Q1 1/C1 प्लस 1/C2 जो आएगा, दिस हैज टू बी इक्वल टू V0। अब यहां से आप Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, Q1 इक्वल टू V0 इंटू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे पास प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी आ जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर अंदर वाला जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट आएगा इस बार पिछली बार की तरह नहीं है कि इधर वाले हिस्से पे अलग चार्ज आएगा, इधर वाले हिस्से पे अलग चार्ज आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, इस बार जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, और इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैं अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, बताओ इस जोन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस जोन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो वो इस बार सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सेम, जरा कॉमन सेंस लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो वो जो इस मीडिया इंटरफेस पे अगर आप देखोगे तो इस मीडिया इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होती। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम। अगर कोई फ्री चार्ज हमने यहां पे नहीं दिया मीडिया इंटरफेस पे, तो डी का नॉर्मल कंपोनेंट सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट सेम नहीं रहता है। तो यहां पे मुझे डी को देखना है, तो अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लूं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लूं, ये रेडियली आउटवर्ड है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दोनों बराबर नहीं है। तो लेकिन यहां से अगर मैं D1 निकालूं इस जोन में, तो मैं बोलूंगा ε1 इंटू E1, ये मेरा D1 बन गया है, मस्ट बी इक्वल टू ε2 इंटू E2, ये दोनों बराबर आएंगे भाई। ठीक है, तो E1 और E2 के बीच में मेरे पास रिलेशन आ गई है, E1 इज इक्वल टू ε2 बाई ε1 इंटू E2, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गई है E1 और E2 के बीच में। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि मुझे E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम गॉस लॉ लगा देते हैं। ठीक है, गॉस लॉ कैसे लगाएंगे बताओ। यहां पे आप कोई गॉसियन सरफेस ले लो E1 निकालने के लिए, टोटल चार्ज तो आपको पता चल ही गया अभी Q1 कितना है। ठीक है, तो अब आप यहां पे अगर आप गॉस लॉ लगाते हो तो आप ये कह सकते हो E1 इंटू इस, यहां पे कोई गॉस लॉ लगाते हो ना, R1 R रेडियस पे हमने कोई ऐसे सरफेस ले लिया। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E1 है, E1 कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे, इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना है, Q1 बाई ε1। ठीक है, बाई ε1, इसका परमिटिविटी ε1 है ना, Q1 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास E1 आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई ε1 R स्क्वायर। ये मेरे पास E1 आ गया, Q1 की वैल्यू यहां से आप पुट कर दो भाई। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू अगर एक बार आ गई है तो पुट करने के बाद आप E1 निकाल सकते हो, और एक बार E1 आ गया फिर E2 भी आ जाएगा, इस मीडियम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर वाले का। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ लगाइए। ठीक है,
तो आप देखिए कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं और कैसे हम कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो असल में कांस्टेंट है ही नहीं, वो आर के साथ वेरी कर रहा है, तो फिर कैसे करते हैं? तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन जरा देखिए, इस तरह का है कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, कुछ इस तरह का है, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 30 mm। ये जो हाइट है ये आपको दे रखी है 30 mm। इसकी जो इनर रेडियस है वो है मान लीजिए 5 mm और आउटर रेडियस जो है वो है 7 mm। अब जो अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है ना एप्सिलॉन, इन दोनों के बीच में, ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, ये भी कंडक्टिंग सिलेंडर है भाई, इसके अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो परमिटिविटी है वो आपको दे रखी है 2 + 4/r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी मतलब r के साथ इसकी जो परमिटिविटी है वो बदल रही है, इसके अंदर का जो मीडियम है उसकी। अब सवाल यहां पे ये है कि मुझे इसका कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें भाई? इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए अब यहां पे कोई लेयर नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई सीरीज में आप इसको मॉडल कर दोगे। ऐसा देखा जाए तो भाई हर जगह एप्सिलॉन की वैल्यू बदल रही है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है एप्सिलॉन का। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, एक ये और एक ये, और जितना आप बाहर जाते जा रहे हो, आर बदलते जा रहे हो, वैसे वैसे परमिटिविटी बदलती जा रही है। ठीक है, तो अगर परमिटिविटी बदल रही है तो इसका जो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? अभी तक जो आपने पढ़ा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में लेयर बन रही थी भाई, यहां तक अलग लेयर है, फिर उसके बाद अलग लेयर, तो आपने उसको सीरीज में मान लिया। ठीक है, एक कंडक्टिंग शीट से दूसरे कंडक्टिंग शीट तक जाने के लिए लेयर बनी हुई थी, 2 लेयर बनी हुई थी। इसमें तो इन्फाइनाइट लेयर है भाई, पतली पतली अगर आप लेके चलोगे तो इन्फाइनाइट लेयर है, हर लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो फिर ऐसे केस में कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको आप मॉडल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, इसकी आप मॉडलिंग नहीं कर पाओगे, तो फिर इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बस एक ही तरीका है भाई, बेसिक रूल। ठीक है, Q/V0। तो मैं एक काम करता हूं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस V0 अप्लाई कर देता हूं। जो इनर वाला जो कंडक्टर है उसके ऊपर मैं V0 वोल्ट लगा देता हूं और आउटर कंडक्टर जो है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूं। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? V0 का। अब अगर मैं चार्ज निकाल दूं और डिवाइड बाय V0 कर दूं तो बात बन जाएगी। और चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? गॉस लॉ से। जरा देखिए, अगर मैं इसका टॉप मॉडल दिखाऊं तो टॉप मॉडल कुछ इस तरह का, मतलब टॉप व्यू अगर मैं दिखाऊं तो टॉप व्यू इसका इस तरह का दिखेगा आपको। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड आप ले सकते हो, आप फ्रिंजिंग फील्ड को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर फ्रिंजिंग फील्ड को क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो 2 mm का है, रेडियस में जो डिफरेंस है वो 2 mm का है, जबकि लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है। तो क्योंकि गैप बहुत छोटा है लेंथ के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड नहीं होंगी, वो रेडियली आउटवर्ड, जैसे इनफाइनाइट वायर में होती है ना रेडियली आउटवर्ड, वैसे ही रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकता हूँ, फ्रिंजिंग को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे भाई? इंटीग्रेशन एप्सिलॉन इंटू ई डॉट ds या डॉट da बोल दो, ds बोल दे की बात है, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। अब ध्यान दो, मैंने एप्सिलॉन को नीचे नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये एप्सिलॉन तो नीचे आना चाहिए ना गॉस लॉ में। ये तब नीचे होता है जब ये एप्सिलॉन जो है ये इंडिपेंडेंट हो, कांस्टेंट हो, ये तब आप इसको कांस्टेंट लेके नीचे बाहर ले लेते हो। अदरवाइज ये गॉस लॉ नहीं है, ये है गॉस लॉ। एप्सिलॉन को अंदर ही रखो भाई इसके। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं यहां पे लगाऊं तो एक तो इस पॉइंट पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि R हर जगह कांस्टेंट है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर आएगा उससे ये मेरा सिमेट्रिक रहेगा भी, ये गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, देखो ना, असल में मैंने गॉसियन सरफेस इस तरह का लिया है। अगर आप यहां पे गॉसियन सरफेस को देखोगे तो वो जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह का है, ऐसा मेरा गॉसियन सरफेस है। इसको टॉप व्यू से देखोगे तो इस तरह का नजर आएगा। अब सवाल यहां पे यह है कि इस गॉसियन सरफेस में 3 एरियाज हैं। अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल अगर आप यहां पे सोल्व करोगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल में यहां पे 3 ओपन एरियाज हैं।
एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक आपका एक कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हर एरिया पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड है तो केवल कर्व्ड सरफेस जो है ना वो आपका ई डॉट ds में पार्टिसिपेट करेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरी बात, जो कर्व्ड एरिया है जो कि यहां पे मैं दिखा रहा हूं टॉप व्यू से, ये कर्व्ड एरिया क्योंकि सिमेट्रिक हर जगह बराबर दूरी पे है चार्ज से, तो इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम ही होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इस ई को मैं ई ही लिख लेता हूं, और इस एप्सिलॉन को क्या लिख लेता हूं, ये लिख लेता हूं, जरा देखिए, इस एप्सिलॉन को लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 + 4/r। ठीक है, और एरिया की वैल्यू यहां पे क्या होगी है, एरिया की वैल्यू होगी है 4πr²। ठीक है, इस पॉइंट पे ई हर जगह पे कांस्टेंट है मेरा, तो इस तरह से आप जो है इसको लिखोगे इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड को एक मिनट के लिए क्यू ही मान लेता हूं मैं, क्यू नोट मान लेता हूं, चलो कि इसके ऊपर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यू नोट है। तो क्यू नोट की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू नोट डिवाइड बाई 4πε0r², और यहां पे बन जाएगा 2 + 4/r। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी r डिस्टेंस अभी, और रेडियली आउटवर्ड आएगी। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये है कि क्यू नोट तो हमें निकालना था ना, क्यू नोट थोड़ी ना दे रखा है, क्यू नोट को तो निकालना है भाई। दो चीजें हैं, या तो आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को वी नोट ले लो, या फिर ये मान लो कि अंदर वाली प्लेट के ऊपर क्यू नोट चार्ज है और बाहर वाली प्लेट पे माइनस क्यू नोट चार्ज है, उससे फिर आप वी नोट की वैल्यू निकाल लो। दो तरीके हैं, या तो आप वी नोट मान के चलो या आप क्यू नोट मान के चलो। तो अगर आप यहां पे क्यू नोट मान रहे हो तो फिर वी नोट को निकालना पड़ेगा, फिर आपको फिर वी नोट की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ क्यू नोट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही मेरा क्यू नोट हो गया, और वी नोट को फिर आपको क्यू नोट की टर्म्स में निकालना होगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, आप वी नोट मान लो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को वी नोट मान लो, फिर क्यू नोट को जो है फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वी नोट की टर्म में निकालना होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने वी नोट मान लिया, सोचिए, तो अगर वी नोट मान लिया तो इस क्यू नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। फिर वी नोट तो हमें पता चल गया, फिर इस क्यू नोट की वैल्यू को निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ वी नोट, सो दैट कट करके आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाए। आप बोलोगे सर कैसे निकालें फिर क्यू नोट को वी नोट की टर्म्स में? अगर हमारे पास वी नोट हमने ले लिया है तो क्यू नोट को कैसे निकालेंगे? तो क्यू नोट को निकालने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेंगे। अब कैसे, जरा देखिए, हम जानते हैं कि वी नोट जो होगा वो होगा EdR इंटीग्रेशन फ्रॉम आउटर रेडियस टू इनर रेडियस। तो ये बनेगा, और माइनस के साथ ये बनेगा पोटेंशियल एट RI इज वी नोट माइनस पोटेंशियल एट R नोट विच इज 0। तो इस तरह से आप वी नोट के लिए निकाल सकते हो। अब E की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ये Q नोट बाहर आ जाएगा अपॉन 4πε0 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा जरा देखिए, अंदर जो बचेगा 1 डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा 2r² प्लस 4r, और यहां पे आ जाएगा dr। एक बार जरा देख लीजिए भाई, 2r² प्लस 4r और ऊपर आ जाएगा dr, और r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है बताओ? r नोट 7 mm से 5 mm तक। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। अब इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो हमारे पास वी नोट आ जाएगा, इसका मतलब क्यू नोट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नोट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको इधर ले आओ ना भाई, और वो यहां पे पुट कर दो, वी नोट से वी नोट कट जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास। कहानी बड़ी सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो आप देखिए, अगर आपको वी नोट दे रखा है ना तो फिर क्यू नोट को निकालना पड़ेगा वी नोट की टर्म्स में। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले, और इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट निकाल लो, और क्यू नोट की टर्म्स में वी नोट की रिलेशन आ जाएगी। एक और तरीका भी था, अगर यहां पे क्यू नोट दिया होता कि भाई इनर प्लेट पे क्यू नोट चार्ज है और यहां पे माइनस क्यू नोट चार्ज है, फिर आप बताओ, तो क्यू नोट अब पता है, अब आपको वी नोट निकालना पड़ेगा। फिर वी नोट कैसे निकालोगे? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे वी नोट यहां से, तो वी नोट जो है वो अब आपका क्यू नोट की टर्म्स में आ जाएगा। तो वी नोट को अब आप क्यू नोट की टर्म्स में पुट कर दो और काट दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो कि क्या गिवन है आपको क्यू नोट गिवन है कि वी नोट गिवन है। ठीक है, चार्ज दे रखा है प्लेट्स के ऊपर या पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे रखा है तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में निकालो, और अगर चार्ज दे रखा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू नोट की टर्म्स में निकालो।
ठीक है। अगर तो देखो कि क्या गिवन है, उसके हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे वी नोट मान के चल लिया हम लोग, हमने मान लिया कि भाई वी नोट हमारा गिवन है, तो वी नोट मान लिया, तो फिर क्यू नोट को वी नोट की टर्म्स में निकालो, यहां से क्यू नोट निकालो ना, इसको इधर ले आओ भाई, वी नोट की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर यहां पे पुट करके सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्यू नोट को भी आप चेंज कर सकते हो, इसको वी नोट की टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको वी नोट गिवन है तो, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वी नोट की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो इस प्रॉब्लम से, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको समझ आई। तो चलिए आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे, और अब तक हम काफी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटेंस को, जिनमें हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है, कि भाई अगर डाइलेक्ट्रिक अगर आ जाए तो कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं, कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब जब अगला एपिसोड होगा तो उसमें हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में एनर्जी एंड फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।